student, welcome back in the second session of Structure of Anatomy. In this, we are continuation with the Neal-Bohr that we solved in the first session. Neal-Bohr का already हमने radius of an atom, velocity of an electron इधर तक तो हमने पढ़ा. See, और भी interesting बातें उसने Neal-Bohr ने बहुत सिखाई है. एक एक करके बताता हूँ आपको. See, properly note down करना. Here, today's the second session में will start the energy inside the atom. ठीक है? In the energy inside the atom में सबसे पहले आता है एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी. तो नील-बोर ने प्रूव दैट kz e²/2r जितना बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होता है. डेरिवेशन इज देयर इन बोर्ड सेशन. सो अभी फोकस करो कंक्लूजन्स पे. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी इक्वल्स टू -kz e²/r ओनली. ये 2 निकल जाएगा बस और माइनस आगे लग जाएगा. ये दोनों का एडिशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी इन द बॉडी. दोनों का एडिशन करोगे आप तो यू एंड अप विथ -kz e²/2r. ठीक है. भी सबसे पहले मुझे ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और रेडियस तो पता है ना आपको, शेल वाइज बढ़ते जाता है. तो रेडियस अगर बढ़ा, रेडियस इंक्रीजेस, बड़ा हो गया एटम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. बच्चे को बताइए, मोटे हो जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है. तो हियर सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये माइनस साइन मेक्स इट एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कंक्लूजन. तो अभी कुछ मत पूछा. तो पोटेंशियल एनर्जी रेडियसली इनवर्स बताता है, माइनस उसको क्या कर देता है, डायरेक्ट. तो हियर जैसे जैसे रेडियस बढ़ा, बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जबरदस्त बढ़ती, रिएक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ती बेसिकली. सिमिलरली एज द रेडियस इंक्रीजेस, शेल्स इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, ये इनवर्स माइनस मेक्स इट direct relation. So here the total energy in the body increases. ठीक है. एक बात और, रिलेशन निकाल दो ना जरा, क्वेश्चन करने के लिए काम आएगा. तो पहला रिलेशन, सर ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एकदम सेम लग रहा है, खाली माइनस का ही फर्क है. मतलब जो मैग्नीट्यूड है टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, मैग्नीट्यूड इज सेम, जस्ट खाली एक माइनस का फर्क है. ठीक है. एक बात समझा है? अरे देखो ना, फॉर्मूला एकदम सेम है, खाली माइनस का ही फर्क है, तो माइनस ही रखा मैंने रिलेशन में ऐसे. अभी मुझे है ना सबका रिलेशन जो, मतलब टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन, और फाइनली हाँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन. बहुत जन को फटाक से नहीं समझ में आएगा, तो आई हैव शॉर्टकट. सिंपल. आप है ना ये इतना सा पार्ट kz²/r को x पकड़ो. ठीक है. तो इधर कैन आई रिप्लेस दिस होल थिंग बाय x? सो कैन आई से दैट दिस इज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू x/2. x is nothing but a potential energy, so I can write here potential energy by 2. ठीक है. माइनस माइनस को कोई लफड़ा ही नहीं है, सेम ही है मतलब. तो हियर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको मैंने x पकड़ा, इसको जस्ट रिप्लेस किया x से. मतलब इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए. तो इधर मैंने उसको x को जस्ट पोटेंशियल एनर्जी बोला बस. सो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी तो उधर गया, इज अ 2 टाइम टोटल एनर्जी. एक चीज प्रूव हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम टोटल एनर्जी. सो सिंपल. कम ऑन यार. चलो अभी ये करो. तो सर इधर भी इसके बदले में क्या लिखूं? सर ये x इज योर पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2.
तो सेम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 tan काइनेटिक एनर्जी 2 tan, बट एक हाँ ये दोनों में देखो माइनस का एक फर्क है, तो माइनस डाल दो एक, सिंपली इधर मैंने माइनस डाल दिया, सिंपल। तो इस तरह से रिलेशन ये दिमाग में रहेगा ना तो मास्टर इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। सिंपल से याद रखना है, बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, खाली काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पोटेंशियल एनर्जी उससे डबल होती है बट नेगेटिव में होती है, बस सिंपल क्लियर। चलो हियर योर टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आप कल रेडियस पढ़ाया था मैंने, रेडियस का बड़ा वाला दो फॉर्मूला दिया था, एक बड़ा वाला याद रखो, बड़ा वाला फॉर्मूला जो रखो इधर के जेड स्क्वायर अपॉन आर रेडियस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एक बड़ा सा फॉर्मूला याद आया कल। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑलरेडी इधर के जेड ई स्क्वायर था अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 2 गया एक, ये आगे माइनस साइन है ऑलरेडी, तो एक माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, टोटल एनर्जी का बड़ा सा फॉर्मूला यूज किया मैंने हियर, जस्ट रेडियस को सब्स्टिट्यूट करके सिंपली जो कल का फॉर्मूला था उससे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो एक बड़ा सा फॉर्मूला मिला मुझे टोटल एनर्जी का। इन दिस टोटल एनर्जी के अंदर यू नो दैट m इज अ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, k इज योर परमिटिविटी कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो बताया था सर। z is your variable, depends upon the what? Z depends upon the what? Atomic number. E is the charge of an particular electron. You can take 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. N square is a variable, depends upon you want energy in which shell. Principal quantum number, कौन से shell में energy चाहिए. H is your Planck's constant. So जो कांस्टेंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे विल एंड अप विद 21.69 into 10⁻⁻19, ये आपका वेरिएबल, दिस इज जूल पर एटम, एक एटम के अंदर की बात है भाई, ठीक है। मैं तो इतना मैं 69 को क्या कर देता हूँ क्वेश्चन के लिए 7 सिंपल क्या बरोबर ना। अभी सिमिलरली इधर यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कल न्यूमेरिकल में करवाया था 1.6 into 10⁻⁻19 joule. Whatever joule value you will put it here and you will get here x electronic volt. Electronic volt में conversion कर दिया मैंने, तो एक conversion joule से electronic volt that is 599 में 6 लेता हूँ into z square upon n square electronic volt. तो ये दो फॉर्मूला बार बार आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल के लिए, तो ये प्लीज जरा याद रखो आप, इतना क्लियर है। नाउ आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूं मैं, ये सब शेल्स हैं बराबर ना, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इन दिस हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन है, तो आई विल पुट z इक्वल्स टू 1 एंड ये फर्स्ट शेल है तो आई विल पुट दिस 1, तो फर्स्ट शेल का एनर्जी मिल जाएगा मुझे, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर यही आएगा, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। प्लीज रिमेंबर एवरी शेल्स का एनर्जी अगर आप याद सकते हो तो एकदम बेस्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सेकेंड के लिए हाइड्रोजन ये तो पुट दिस 1 एंड शेल क्या हो गए 2, दूसरा शेल का एनर्जी चाहिए आपको, तो 2 का स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इट इज मुझे याद है इसके लिए मैं लिख रहा हूं इधर, मतलब बिलीव ही नहीं लिखूंगा मैं। सेकेंड शेल का एनर्जी इज दिस मच,
थर्ड शेल का आप ऐसे करोगे तो विल कम अप विद -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फोर्थ शेल इज -0.85 वोल्ट। फिफ्थ मुझे याद है, इसके लिए मैं करते जा रहा हूं, -0.54 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। दिस इज -0.38 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इधर तक मैंने 6 शेल का तो इतना याद रख दिया है जबरदस्त, बरोबर। दिस इज, देयर आर मेनी शेल्स एंड दिस इज इंफिनिटी वाला शेल, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इज दिस, द गैप। ये भी आपको याद रखना है, एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। देखो ये जितना याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज यू कैन डिफरेंस दिस, ये दोनों का डिफरेंस यही आएगा ना आपको। देखो सिमिलरली दिस डिफरेंस इज 1.9 ओनली, 1.89 है, मैं 1.9 याद रखता हूं ताकि इजी पड़े। तो आप देखो पहले और दूसरे शेल में बहुत एनर्जी का गैप है, बट दूसरे और तीसरे में बहुत कम है एनर्जी का गैप। यू सी हियर, और ये गैप कम हो जाता है, और ये गैप कम हो जाता है। आफ्टर दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल गैप इज दैट। तो ये एक दिमाग में बैठा आपके, एनर्जी गैप से हम लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगी ऑलवेज, ठीक है। अदरवाइज आप तो कभी भी ये दो शेल का एनर्जी का डिफरेंस निकाल ही सकते हो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल, यू कैन फॉर्म द फॉर्मूला, कम ऑन, एनर्जी ऑफ व्हाटएवर second shell minus energy of first shell in the given hydrogen atom or any atom. So here -13.6 z square upon n square. I would like to say that this is the higher shell, higher वाले 2 second higher, आप कोई भी लो ना। तो this is minus, again ये माइनस ये वाला, और अभी फर्स्ट के लिए फॉर्मूला अगेन यूज कर रहा हूं मैं, लोअर का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने के बाद हायर ये आपका, सिमिलरली ये प्लस, ठीक है, ये आपका लोअर। तो भी लोअर को आगे लिखो, इसको पीछे लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। 13.6 z स्क्वायर बाहर ले लो आप, कॉमन है ना, हाइड्रोजन कॉमन। तो ये व्हाट 1 अपॉन n स्क्वायर लोअर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर हायर हो गया फॉर्मूला भी डेवलप। तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सब दिमाग में है तो, बट ठीक है, ये भी एक याद रख लिया अपन ने, बरोबर। अभी इसको वाइंड अप करने से पहले एक 3 छोटी छोटी डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन, दिस राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट, आपको समझना है कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और उसको आपको इंफिनिटी वाले शेल में डालना है। तो वॉट एवर एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो हियर हाइड्रोजन एटम में तो आई राइट 1 स्क्वायर, दिस इज लोअर, तो लोअर में वो भी फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट का स्क्वायर, दिस इज इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी स्क्वायर इज 0, ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज 1, दिस इज योर 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहले शेल से इंफिनिटी शेल में इलेक्ट्रॉन को धकेलना, और ये धकेलने के लिए एनर्जी लगेगा। तो कितना एनर्जी लगेगा, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। द एनर्जी गैप बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, 1 is lower, तो I'll put lower में 1, infinity is higher, तो infinity I'll put here, so simple. Now और एक टर्म बार बार आप यूज करोगे, सेपरेशन एनर्जी। मतलब सपोज अभी आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है आपका,
सेकेंड शेल में से आपको धकेल के कहां जाना है, इंफिनिटी शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को लेके। तो यू कैन कैलकुलेट ना एनर्जी है, कम ऑन यार, अभी तो कर सकते हैं ना। लोअर में क्या रखोगे, 2 रखोगे, और इंफिनिटी का स्क्वायर तो 0। सो सिंपल ना। फाइनली एक लास्ट वर्ड सिखा देता हूं आपको, देन विल स्टॉप। एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी वर्ड तभी यूज करेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन को सपोज फर्स्ट में है और सेकंड में ही जाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन को धकेलना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है फर्स्ट से सेकंड पे, फर्स्ट से थर्ड पे, या तो चलो सेकंड से थर्ड पे, एनी जंप, 1 से एनीथिंग, 2 से एनीथिंग, एनी जंप, स्मॉल जंप इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। ठीक है, वेयर you'll put whatever the lower value here of shell, higher value over there, है कि नहीं सिंपल। तो ये एनर्जी का टॉपिक के लिए इतना बरोबर याद रखोगे तो आप मास्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। नोट डाउन। Let's start with some interesting problems. It's very easy. आपने याद रखा है तो यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। See, question is more like if the total energy of an electron is minus 1.51 electronic volt, right, in the hydrogen atom, then find out the kinetic energy, potential energy, orbit, radius, velocity। अरे यार सब पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में सारा सब चैप्टर। तो ठीक है, तो हियर टोटल एनर्जी इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो अभी अभी मैंने बोला था रिलेशन, अगर याद होगा तो आपको पता है ना, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बट साइन का डिफरेंस बस। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, टोटल एनर्जी नेगेटिव में। नाउ potential energy will be the twice of this। तो यार ठीक है, रिलेशन दिमाग में, यू आंसर दो तो खत्म हो गए सर। ऑर्बिट भी, कौन से ऑर्बिट में इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी याद कर। तो सर वो फर्स्ट में -13 सेकेंड में -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.51 था। तो मैंने तो कर दिया, आपको तो डेमो की जरूरत रहेगी, बड़े से अच्छे से ये देखो। तो फिर तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू Z² n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। देखो टोटल एनर्जी कितना है, -1.51 है, दिस इज -13.6 है, हाइड्रोजन है तो 1² n² निकालना है। तो ये इधर बुलाओ, ये इधर बुलाओ, ठीक है ना। 1.5 आपको पता है ना, 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, फटाक से कहानी सॉल्व कर दो। बट इतना करने का फिलहाल वी डोंट हैव टाइम, सो फटाक से, मुझे पता था 10 150, तो 9 भी रुकेगा नहीं यार, कम ऑन। तो n विल बी 3। मैथ्स तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने 21 सेकंड में खत्म कर दिया। अगर वो याद रहता तो इतना फास्ट होता, देखा, इसका भी आपको एडवांटेज समझ में आया ना। ऑर्बिट भी हो गया मेरा। रेडियस का फटाक से फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला का एक गेम है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको पता है। रेडियस अभी अभी ऑर्बिट पता चल गया, कौन से रेडियस, कौन से ऑर्बिट का निकालना है, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन है तो 1, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आता है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, फॉर्मूला का गेम है बेटा, 2.188 इंटू Z/n इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला।
तो 2.188 ऑर्बिट इज थर्ड, हाइड्रोजन है तो 1, ऑर्बिट इज थर्ड, तो जस्ट आप डिवाइड कर लो इससे, पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट शिफ्ट करके 10⁵ कर देना, ठीक है। चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। नाउ कल भी बताया था मैंने, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल। इसको इलेक्ट्रॉन इधर होता है ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं, इसको इधर आ गया तो इसको दूसरा नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड फाइनली जंप करके इधर आ गया तो इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बराबर ना, अभी थोड़ा दिमाग चल रहा है आपका, ग्रेट। तो एनर्जी निकालनी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, एंड द एटम इज लिथियम 2+, बराबर, सब दिमाग में बिठा दिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इन द लिथियम 2+ will be -13.6 into what, Z² upon n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो क्या लिखो जल्दी 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 जल्दी, सर थर्ड ऑर्बिट के हिसाब से 3² और लिथियम है दैट्स वाई 3, एंड थर्ड ऑर्बिट ना बेसिकली सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब, सो अगेन दिस कैंसल्स आउट एंड वी गेट मास्टर, है ना इजी। चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन इजी है बट वर्डिंग उसका है ना जो घुमा के दिया है क्वेश्चन, देखो देखो बराबर उसमें। तो कैलकुलेट द सेकेंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी मतलब बताता हूं आपको, सेपरेशन एनर्जी का वर्ड मैंने सिखाया था, याद करो। तो सेपरेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन आपके सेकेंड एटम में है, सेकेंड शेल में है इलेक्ट्रॉन, और ये इंफिनिटी में जाए तो इसको फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी बोलेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट शेल से इंफिनिटी में जाता है तो उसको आयनेशन एनर्जी बोलता है, सेकेंड से इंफिनिटी में जाए तो सेपरेशन एनर्जी। दिस इज द सेकेंड से जस्ट चालू किया जाना तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फिर अगर ये थर्ड से इंफिनिटी में गया तो इट्स अ सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। तो दैट्स योर क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करना है सेकेंड सेपरेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उसको इंफिनिटी में भेजना है। तो यू वांट दिस गैप, दिस गैप चाहिए, तो मैंने तो याद रखा है, मैं थोड़ी करते बैठूंगा। दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, दिस इज इंफिनिटी शेल में एनर्जी 0, this gap is 1.5 है, so simple। so देखा कितना इजी था सेपरेशन एनर्जी, अदरवाइज बहुत दिन से करते बैठते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी इन इंफिनिटी माइनस एनर्जी इन दिस थर्ड शेल, एनर्जी इन इंफिनिटी 0, एनर्जी इन थर्ड स्टेप इज -13.6 into Z² upon n², ये वैल्यू रखेंगे, फिर जाके यू विल कम अप विद 1.5। क्या मतलब है, घुमा घुमा के रोज 2 बादाम खाओ और मस्त आंसर दे दो बड़ाक से याद करके। या चलो नोट डाउन फास्ट। थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सी हियर, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एज वेल एज हियर सिंपल, ये मेरा हाइड्रोजन है, जहां पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये फर्स्ट शेल। हियर इसको हीट दे दे के, रेडिएशन दे दे के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसको ही बोलते हैं। हियर उसको
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया मैंने से, एटम को एनर्जी दिया, इट विल क्रिएट अ शेल्स, और ये अपना एनर्जी का लेयर्स बढ़ाते जाएगा जिसको हम लोग शेल्स बोलते हैं, और ये अपने टॉप शेल, सपोज टॉप शेल्स इज इंफिनिटी theoretically, but it will stop at suppose 7th shell. तो जैसे ही इधर से हीट देना बंद कर दिया मैंने, तो इट विल स्टार्ट लूजिंग द एनर्जी लेयर, और इलेक्ट्रॉन जो फिलहाल एक्साइटेड स्टेट में चल रहा है वो वापस कहाँ पे आएगा, नीचे नीचे आते जाएगा लाइक दिस। तो हियर 7th शेल से जब भी उसको फर्स्ट शेल पे आना है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर आना है, तो इट हैज टू रिलीज एनर्जी, और ये जब भी इधर से इधर जंप कर रहा है, इधर से इधर जंप कर रहा है, तो एनर्जी के रेज बाहर निकले, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहे थे, तो उसका स्टडी ऑफ द रेज विच इज developed whenever electron jumps from higher shell to lower shell. तो हायर शेल से लोअर शेल की ओर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था तभी जो रेज डेवलप हुए, दैट स्टडी ऑफ रेज इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो लेट्स से ये मैंने एक छोटा सा सिंपली एक डायग्राम, ग्राफ जो आप बोल सकते हो, मैंने बनाया। दिस इज फॉर फर्स्ट शेल, दिस लाइन इज फॉर, this line for second shell, this line for third, this line for fourth, this line for fifth, this line for sixth, and this line for 7th shell. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 7th shell में। कहाँ पे जा रहा है? फर्स्ट शेल की ओर। तो उसने हायर शेल से लोअर शेल की ओर सारे रेज डेवलप किए। दिस जो लग रहा है सिंगल रे, बट इट इज इंडिविजुअल, इट्स स्ट्रीम ऑफ लाइंस ऑफ रेज, लाइंस ऑफ रेज इसको बोलते हैं। एक एक जो सिंगल लाइन उसमें मल्टीपल्स रेज आर दैट। तो बेसिकली कंक्लूजन इज दैट 7 से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो रेज डेवलप्ड हुए वो बीच में जितने भी शेल आ रहे थे उसमें सब पे गिरे। ठीक है। सिमिलरली 6th शेल, मतलब ये भी हाईएस्ट एनर्जी है फ्रॉम दिस ऑल, तो इसमें से भी रेस डेवलप्ड हुए, और इसमें से भी रेस अपने लोअर शेल पे गिरे, लोअर एनर्जी वाले शेल पे। तो लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो हायर फॉर एवरी रेस्ट ऑल, सो इधर 5th में से भी रेस डेवलप्ड होके नीचे गिरे। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ये। अभी हायर पे से क्या हुआ, लोअर की और एनर्जीज रेज आए, एंड फाइनली दिस इज ऑल्सो राइट। और एक अभी ये स्टडी ऑफ रेज, हर एक शेल पे जो रेज आ रहे थे वो हर एक रेज फर्स्ट शेल पे जो रेज आ रहे थे उसकी स्टडी मिस्टर लाइमन ने की, और ये जो फर्स्ट शेल पे रेज आ रहे थे, फर्स्ट शेल पे रेज आ रहे थे उसकी स्टडी किसने की? लाइमन ने। और उसने उसका जो यू नो ना द पर्टिकुलर वेव हैज सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो ये लाइमन ने जो फर्स्ट शेल पे रेज आ रहे थे उसका फ्रीक्वेंसी बोला इट्स अ अल्ट्रा वायलेट रेज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। तो सिमिलरली ये जो सेकेंड शेल में जो रेज आ रहे थे, दिस इज सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे थे, ये शेल की पर्टिकुलर स्टडी, सेकेंड शेल की स्टडी मिस्टर बाल्मेर ने की, एंड बाल्मर सेज दैट दिस ऑल रेज विच कमिंग ऑन टू द सेकेंड शेल इज अ विजिबल रेज, जो 10 raised to what 15 to 10 raised to 16 hertz is a visible frequency। उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी 17 onwards, 17 to 20 तक
यूवी रेज है, राइट? सो दिस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज उससे कम विजिबल रेंज में, मतलब ये उसने देखे थे, ये रेज हायर शेल से सेकेंड शेल पे जो रेज आ रहे थे वो मिस्टर बाल्मर ने देखे थे. सिमिलरली थर्ड फाउंड आउट बाय मिस्टर पास्चेन. फोर्थ पे द रेज आ रहे थे फाउंड आउट बाय मिस्टर ब्रैकेट. फिफ्थ पे जो रेज आ रहे थे फाउंड आउट बाय मिस्टर पीफंड. एंड फाइनली दिस इज हम्फ्री. हम सब फ्री है फिलहाल लॉकडाउन में, तो ये हर एक शेल्स पे जो रेज आ रहे थे किसने किसने स्टडी की वो लिखा मैंने. एंड दिस ऑल दिस थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल पे जो रेज आ रहे थे दे आर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी. इंफ्रारेड इज अ वेरी बिग रीजन, 10⁸ से 10⁻14 हर्ट्ज इतना बड़ा रीजन है. तो you can divide the infrared into region that is low and high like that. ठीक है, ये दिमाग में बैठा पहले. Study of rays, study of lines of rays which is coming from higher shell to lower shell is called as hydrogen spectrum. हर एक शेल पे हायर शेल से जो रेज आ रहे थे while इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज हो रहा था तभी, तो दैट इंडिविजुअल शेल पे स्टडी कि साइंटिस्ट विथ इट्स फ्रीक्वेंसी याद रखना है. Moreover, see here that ये हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, ये भी हटा देता हूँ. एक बात बोलो मुझे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेज whenever इलेक्ट्रॉन सपोज 7 शेल से फर्स्ट शेल पे आया तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेज कितना हुआ, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाई 2. प्रूफ देता हूँ से 7 शेल से फर्स्ट शेल पे जब भी रेज इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो नंबर ऑफ रेज, कैन यू सी दिस 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेज, 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ रेज, 4 3 2 1 विच इज इक्वल्स टू 21 फास्ट. तो ये 7 शेल से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे आए, फर्स्ट शेल पे आए. जस्ट पुटिंग 7 and 1, पुटिंग 7 and 1, तो रख देता हूँ ना, चलो. तो इधर क्या रखूँ, 7 minus 1, 7 minus 1 plus 1 which is 6 multiplied by, ये कैंसिल हो गया, 7 divided by 2 42 21. तो ऐसे ड्राइंग कर करके कौन करेगा, ऐसे फटाक से फॉर्मूला याद रखो, n2 minus n1 मल्टीप्लाई बाय n2 minus n1 plus 1 डिवाइड बाय 2. अभी इसमें कैच पॉइंट ये है, ये देखो कैंसिल होता है, अगर 1 लिया तो कैंसिल होगा ना. तो इसके लिए इफ द लोअर शेल इज फर्स्ट शेल देन n2 minus n1, ये तो कट होने वाला है ना यार, तो खाली n2 लो डिवाइड बाय 2, ठीक है. वो तो अभी एक मेन बात, नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर शेल और इन अ पर्टिकुलर, यू कैन यूज वर्ड सीरीज. नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, पास्चेन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पर्टिकुलर पास. चलो 7 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फर्स्ट पे जा रहा है, तो पास्चेन सीरीज में कितने रेज है, अभी तो ड्राइंग किया है तो कैलकुलेट करो. सर 7 से 1 पे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो पास्चेन, हाँ सर पास्चेन पे 1 रेज, 2 रेज, 3 रेज और 4 रेज आ रहे हैं पास्चेन पे, बराबर. ड्राइंग कौन करेगा, तो just n2 minus n1, n2 is the 7 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आपको रुकना है पास चेन पे ना, पास चेन पे ढूंढना है ना, तो यू पुट हियर पास चेन का 3, थर्ड शेल पे है पास चेन, तो 7 minus 3 आ गया ना 4, इधर भी था ना, वही था ना 4 पास चेन, 1 2 3 4. तो ऐसे क्वेश्चन है, चलो मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन.
7 से फर्स्ट पे जा रहा है, और नंबर ऑफ लाइंस इन हम्फ्री सीरीज ड्राइंग में देखो, हम्फ्री सीरीज में ओनली वन रेज इज देयर बस। तो दिस इज द हाईएस्ट, जहां से निकला है रेज 7 शेल, 7 से इलेक्ट्रॉन निकला है, 7 शेल्स हाईएस्ट शेल। और रुकना कहाँ पे? हम्फ्री पे रुकना है। हम्फ्री के रेज चाहिए आपको, लाइंस ऑफ रेज, तो आई विल पुट 6। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ताकि पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रेज यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, लास्ट एंड लीस्ट, देन वी स्टार्ट न्यूमेरिकल। जस्ट देख लो मास्टर। सी हियर, द बाल्मेर डिड अमेजिंग वर्क, बिकॉज उसको दिख रहा था सब रेज, तो उसने ये जो लाइंस ऑफ रेज आ रहा था सेकेंड शेल पे लाइंस ऑफ रेज आ रहे थे पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव्स है वो गिन लिए उसने। यस, तो जब भी रेज, लाइंस ऑफ रेज आ रहे हैं, तो पर सेंटीमीटर के अंदर कितने वेव्स है, दैट कैलकुलेटेबल बाय मिस्टर बाल्मेर's फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ रेज पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज म्यू बार, जिसका ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है 1/λ। उसका अभी एक मस्त फॉर्मूला बार मैंने डेवलप किया, दैट इज RZ², 1/n1², n1 आप उसको लोअर बोल दो, -1/n हायर स्क्वायर। एंड सर, तो पहले चलो मैं बताता हूं, पहले इतना समझो। पहले R is called as Rydberg constant, as the name constant, उसके constant value है 109,677 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में ऐसे मत लिखना है इतना बड़ा वैल्यू, मैं तो इसका कैलकुलेशन में क्या करता हूं बताएं, 1,10,000। क्या फटाफट नियरेस्ट आंसर पे लाना है ना, इसके लिए बहुत जन तो 1 लाख करके ही फटाफट आंसर लाता है। आंसर फटाफट लाने से मतलब, अगर आंसर में गैप बहुत है 4 ऑप्शन में, तो कैन टेक 1 लाख फटाक से। सी, Z इज योर एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 7 से फर्स्ट, तो फर्स्ट इज लोअर 1 एंड 7 इज हायर, तो हियर यू विल पुट लोअर इज फर्स्ट 1 का स्क्वायर एंड हायर 7 का स्क्वायर। ऐसे याद रखो ना, सिंपल है, कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हम लोग को जो वैल्यू आएगा उसमें व्हाट नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर मिल जाएंगे आपको। द यूनिट हियर इज पर सेंटीमीटर, तो याद रखना पर सेंटीमीटर के वेव्स मिल जाएंगे। फिर कन्वर्जन पर मीटर, पर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्रॉब्लम है बिंदास कॉल करो, यू हैव माई नंबर, डोंट वरी एट ऑल, note down. Sorry, it's DJ. Focus on more problem, just having this formulas only that I've taught. See, here in the hydrogen atom spectrums, in hydrogen atom spectrum, if electron moves from 6th to 2nd orbit by transition in multi steps, then find out the number of lines of spectrum. So simple number of lines of spectrum is nothing but a what? N2 minus N1, N2 minus N1 plus 1 divided by 2. 6 minus 2, 6 minus 2 plus 1. It's a 4 multiplied by 5 divided by 2. That is, again answer. Simple. Have one more. We must question है एकदम. In a certain electronic transition from an excited state to a ground state,
जब इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इन वन और मेनी स्टेप्स, गिव राइज टू 5 लाइन्स इन यूवी रीजन। मतलब अगर थोड़ा रुकते हैं हम लोग आगे पढ़ने से पहले, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते आते यूवी रीजन मतलब फर्स्ट शेल पे, फर्स्ट यूवी रीजन में 5 लाइन्स आई। तो वो अपना सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइन्स होगी? तो n2 माइनस n1। सो इन पर्टिकुलर सीरीज में 5 लाइन्स है, सो दिस इज n2 एंड ऑब्वियसली यूवी रीजन रोका ना आपको, हियर द लोअर इज 1 यूवी रीजन। सो बेसिकली हायर शेल इस ये प्लस हो जाएगा तो 6, मतलब ये एक्साइटेड से 6th शेल है। देखो ना, इधर ये 6 शेल है, ये 5th 4 3 2 1, बराबर। तो ये ग्राउंड स्टेट पे एक तो ये तो 6th वाला शेल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसिट होगा तो हायर शेल से लोअर शेल में रेज आएंगे। 6th वाला तो फेंकेगा एक शेल, ये 5th वाला भी फेंकेगा, इधर 4th वाला भी फेंकेगा, 3rd वाला भी फेंकेगा, 2 वाला भी फेंकेगा, बराबर। तो 6 शेल से फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो सारे हायर शेल्स ने लोअर शेल यूवी रीजन पे रेज डाले, तो कितने थे? 5। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा? तो भाई 6 से आ रहा होगा। लॉजिकली प्रूव किया मैंने। वापस प्रैक्टिकली, नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज आर 5। पर्टिकुलर सीरीज में रेज कितने होते हैं उसके लिए फॉर्मूला डेवलप किया था n2 माइनस n1। मगर n2 कहां से आ रहा है वो नहीं पता है, बट n1 इज यूवी रीजन मतलब 1 पे रोकना है हमें, तो यूवी रीजन इज फर्स्ट रीजन, तो 1 पे रोकना है हमें, तो 1 लिख दिया मैंने। सिंपल सी बात है। दिस इज n2 इक्वल्स टू 6, बराबर। इधर तक इतना समझा पहले, भी क्वेश्चन बढ़ो आगे। ऑफ स्पेक्ट्रम, नाउ दिस हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूसेस इन इंफ्रारेड रीजन। मतलब ऐसे इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस होगी यही ट्रांजिशन में? 6 से 1 जब भी जा रहा है तो सर ये 3rd को पास चेन सीरीज को भी इंफ्रारेड बोलते हैं, इसको भी इंफ्रारेड बोलते हैं और इसको भी इंफ्रारेड बोलते हैं। मतलब 6 से इलेक्ट्रॉन जब भी 1 की ओर जा रहा है तो इस पे इंफ्रारेड पे कितने लाइंस होंगे? 3rd पे पास चेन पे, क्योंकि इसको भी इंफ्रारेड बोलते हैं, 4th ब्रैकेट को भी इंफ्रारेड बोलते हैं, 5th पी फंड को भी इंफ्रारेड बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंफ्रारेड पास चेन में नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगी? पर्टिकुलर सीरीज में कितनी लाइंस होगी? तो n2 माइनस n1। n2 अभी पता चल गया, अभी भी 6 है, और इधर रुकना कहां पे? इंफ्रारेड पे रेस देखने हैं, तो मुझे मिला ये आंसर। सिमिलरली इंफ्रारेड ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ लाइंस होगी? बोलो बोलो जल्दी। n2 माइनस n1, n2 इज 6, दिस इज व्हाट? ब्रैकेट 4 पे रुकना है हमें, तो इस आई एम जस्ट पुटिंग 4, तो जस्ट 2 लाइंस होगी ब्रैकेट में। एंड फाइनली व्हाट? पी फंड में नंबर ऑफ लाइंस विल बी व्हाट? n2 माइनस n1, n2 is 6, p fund is 5, so 1 line. So basically 3, ये भी इंफ्रारेड रीजन मतलब पास चेन की 3 लाइंस, ब्रैकेट की 2 लाइंस, p fund की 1 लाइंस। So total number of lines in infrared region is 3 पास चेन में इंफ्रारेड,
दो ब्रैकेट में इंफ्रारेड प्लस 1 पी फंड में इंफ्रारेड, टोटल 6 नंबर ऑफ लाइंस, 6 नंबर ऑफ इंफ्रारेड लाइंस आर देयर। ठीक है, मस्त एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं। इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तभी इन मल्टीपल स्टेप्स देन देयर आर टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल बोला है, पर्टिकुलर सीरीज में नहीं बोला है। लास्ट क्वेश्चन में यूवी सीरीज में 5 लाइंस थी, ऐसे पर्टिकुलर सीरीज की नहीं है, टोटल लाइंस बात हो रही है। इन द स्पेक्ट्रम इज 10 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये कहां से आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल लाइंस के लिए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या है, द टोटल लाइंस इक्वल्स टू n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2, टोटल लाइंस आर 10। दिस इज कहां से आ रहा है नहीं पता है सर, बट इट मूव्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैंने 1 लिख दिया इधर, cancels out, divide by 2, 20 n2 minus 1 n2, 20 n2 square minus n2, मल्टीप्लाई किया, अरे ये तो एक क्या बन गया, n2 square minus n2 minus 20 equals to 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 20 का ऐसा कोई फैक्टर लाइए कि जिससे हम -1 प्रोड्यूस कर सके, तो यार +5 नो -5 + 4, 5 4 सा 20, ये फैक्टर भी हो गया, -5 + 4 से -1 भी प्रोड्यूस हो गया, दो फैक्टर है अलजेब्रा है। तो यार n2 का स्क्वायर -5n2 + 4n2 -20 equals to 0, बराबर ना, -4 plus -5 plus 4 is -1. So here n2 is common, n2 -5 plus 4 is common, n2 -5. So this is n2 plus 4, n2 -5 equals to 0. So ये इक्वेट करने पे you'll get n2 equals to -4 and ये इक्वेट करने पे get n2 equals to +5. तो शेल की वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं पॉसिबल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेगेटिव में नहीं पॉसिबल है, तो हेंस दिस इज ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ n2। तो हेंस ये 5th शेल से ट्रैवल कर रहा था, 5th से ट्रैवल करेगा तो ही तो नंबर ऑफ लाइंस 10 मिलेगी, राइट। तो इस तरह से फॉर्मूला वही है, जरा सा फोकस करोगे तो फटाफट आंसर निकल पाएगा, राइट, सिंपल ही है, राइट। चलो गुड। टॉपिक लेते हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट, whatever, ठीक है। ड्यूअल नेचर मिस्टर डी ब्रॉगली हैज सजेस्टेड इन 1924। क्या बोला भाई साहब ने, इलेक्ट्रॉन हो या लाइट पार्टिकल हो, दो नेचर है। द फर्स्ट नेचर एज अ पार्टिकल, पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसका मोमेंटम हो। तो यस, इलेक्ट्रॉन हो या तो लाइट पार्टिकल हो, मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन हैव मास, वी नो दैट, फाउंड आउट किया स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, बताया मैंने, वेलोसिटी अभी प्रूव करके बताया नील बोर के फॉर्मूला से। सो मास है, वेलोसिटी है, तो आई शुड से दैट, और डी ब्रॉगली ने बोल दिया कि अभी भाई इलेक्ट्रॉन को आपको पार्टिकल बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना छोटा होने के कारण ये लोग दिखते नहीं है विथ आवर विजिबल आईज, दिखते नहीं है, सिर्फ इसकी एनर्जी जो बाहर निकलते रहती है इन ऑर्बिट, तो हम लोग को जस्ट एनर्जी ही दिखाई देती है, ऐसे 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 घूमते हुए,
ठीक है, सो बेसिकली वी से दैट इस तरह से वो नॉन स्टॉप अपने वेव्स डेवलप करके हमको वेव्स दिखते हैं बेसिकली। तो जो जिसका हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिख रहा है उस पर विश्वास करो ना। सब दूसरा बोला है शायद, उसको एज अ वेव बोल दो। इलेक्ट्रॉन को एज लाइट हमको दिखाई नहीं देती है तो एज अ वेव ट्रैवल करती है, तो वो एज अ वेव बोल दो उसको। तो हमें दोनों चीज उसको बोलना पड़ेगा, ड्यूअल नेचर ऐसे, वेव भी है और ये भी है। फिर बहुत जन ने बोला चलो आपको अगर वेव बोलना है तो आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करके देना पड़ेगा। तो यस, वेवलेंथ वो टाइम पे मिस्टर डी ब्रॉगली ने फाइंड आउट करके दिया बाय सिंपल फॉर्मूला, दैट इज यू कैन से दैट पहले उन्होंने प्रूव किया वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। p is a momentum here where you can remove the proportionality sign and the light का constant, Planck constant upon momentum you can replace by mv। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूटिलाइज होगा। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल स्पीशीज का, पार्टिकल का मास डाल दो, पार्टिकल का वेलोसिटी डाल दो, दिस इज द कांस्टेंट यू नो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। सिंपल है फॉर्मूला भी। इसको है ना जरा घुमा के और एक मस्त फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, ध्यान देना। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय मास। तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इधर भी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर, टू उधर दे देता हूँ, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। K is the kinetic energy, mass. Simple. So mv can be simply replaced by this term. So I would like to say that either Auric formula, that is K kinetic energy. ठीक है? Here we know that simply that kinetic energy is also termed as the charge and the voltage। जितना वोल्टेज मैंने अप्लाई किया पार्टिकल को, चार्ज तो पर्टिकुलर पार्टिकल का फिक्स होता है, जितना वोल्टेज अप्लाई किया उतना वो घूमेगा, उसको एनर्जी मिल रही है ना घूमने का, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो हियर K इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V से मैं रिप्लेस करने वाला हूं। सो हियर दिस इज मास। यू नो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास उसका फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है, 2 फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। तो हियर सब फिक्स है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता हूं मैं। सब फिक्स है, उसका वैल्यू रख के, क्या फिक्स नहीं है, तो हमने इलेक्ट्रॉन पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया ताकि वो ऑर्बिट में घूम पाए विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो हियर वोल्टेज दैट वी आर गोइंग टू पुट से हम लोग को द वेवलेंथ मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। होप इट इज क्लियर, राइट? तो ये 3 फॉर्मूला आपको डी ब्रॉगली में याद रखने हैं। This is the basic one where m is replaced by square root of 2 whereas k को replace करके q into v से I come up with a certain formula, this where electron के लिए I know certain things, so I am putting that value which I don't know, the voltage which I have applied to rotate the electron that I don't know, तो वो मैंने अप्लाई नहीं किया है। और अप्लाई कर दो, जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट? Now the important thing is, और एक मास्टर टॉपिक, हाइजेनबर्ग थ्योरी, और अच्छी तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिस्टर हाइजेनबर्ग ने दिया है इन 1927, जिसने नेम में ही, नाम में ही हम लोग बोलते काम छुपा हुआ है। तो क्या काम छुपा हुआ है वो समझो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब एक चीज ऐसा बोलने जा रहे हैं वो आप कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो वो उसने बोला दैट इज यू कैन नॉट डिटरमाइन simultaneously, you cannot determine simultaneously the changing position of an electron, that is delta x से मैं डिनोट करूंगा उसको, and the changing momentum of an electron, that is delta p. p is a momentum change in, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, यू नो सर्टन कोलिजन्स, ये वो बहुत फैक्टर के हिसाब से, एक तो इतना छोटा एटम, उसकी मूवमेंट इतनी छोटी, बड़ी मुश्किल से एक्यूरेटली अगर चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट कर भी लिया तो ही सेज दैट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो आपस में क्लैश होते हैं, कोलिजन होता है तभी, तो समवॉट चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो देयर इनसाइड इट। तो वो चेंज इन मोमेंटम अगर आप एक काम करने जाओगे, विच इज जनरली आंसर इसका इतना छोटा रहता है चेंज इन पोजीशन का ही, यू कैन नॉट चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, इतना छोटा आंसर। तो बोलते हैं कोई भी एक काम करो यार, एट ए टाइम पे, और एक्यूरेटली करो। आप अगर करने जाओगे क्या, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम एक साथ करने जाओगे तो ऑलवेज ये दोनों का आंसर देखो ना कितना छोटा होता है। हियर ये आप इतना छोटा आंसर कभी नहीं मिलेगा आपको, ऑलवेज इसका आंसर आप करने जाओगे साथ में फाइंड आउट, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब साइमल्टेनियसली किया, मल्टीप्लीकेशन मतलब एक साथ आप काम करने जाओगे तो आंसर इतना बड़ा, आंसर ऑलवेज h/4π जितना या तो उससे बड़ा मिलेगा। यू कैन नॉट कम अप विद एग्जैक्टली स्मॉल आंसर लाइक दिस, इतना छोटा आंसर कभी नहीं मिलेगा 10⁻⁻40 जितना। और जबकि ये आंसर जो है h/4π इज 0.527 इंटू 10⁻34 जितना बड़ा है। कितना बड़ा आपको आंसर मिल रहा है साथ में करने जा रहे हो तो, बट एक्चुअली आंसर इज वेरी स्मॉल, where simply you can replace this change of momentum by mass into change in velocity, where mass is constant तो उधर भेज दो आप। तो change in position, change in velocity is greater than equals to h/4πm, ये एक फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। प्लीज रिमेंबर दिस h/4π का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻34, सिंपल है, डन, बरोबर याद रखो एंड हैव सम क्वेश्चन। सी have some more question here, that is, which of the following should be the wavelength? If the electron and the mass मतलब समझ में आ गया फॉर्मूला? yes sir, it is m/v, I mean h/mv। h तो बताइए ना, while you waiting for, लिख दो। m मास हाँ दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ना टाइम क्यों पढ़ने का, बड़ा से खत्म। लाइट का वेलोसिटी का 1/10 लेना है, तो लाइट का वेलोसिटी इज 10th, क्या बचा 7, राइट। तो -31 ऊपर आएगा तो +31, -34 + 31 इज -3, -3 7 ऊपर आएगा तो -7, -3 -7 -10। Similarly, फटाक से बाय, that is 3, 2.21, ये 2 4 8, 0.21 into 4 like
ऑलमोस्ट 9 तक आ जाएगा आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली. सो 1/4 इज 0.25 10⁻10. ये पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे. 2.5 इंटू 10⁻11. यस. अभी आपने देखा ये जूल इज योर एसआई यूनिट, के किलोग्राम इज योर एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड इज योर एसआई यूनिट. दैट्स व्हाई वेवलेंथ का आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा. तो हेंस 2.5 मतलब 2.24 के आसपास, बिकॉज रैंडमली हमने किया, राइट. तो ये इससे ही हो जाता है ना यार, -11. बाकी सब -11 है ही नहीं, राइट. सिंपल. नेक्स्ट, a ball weight 25 grams moves with a velocity of 6.6 into 10⁴ centimeter per second. Find out the wavelength associated with it. Wavelength, come on. वापिस मास और वेलोसिटी से सर फॉर्मूला फिक्स हो गया. मास देखो आप सीजीएस में डाल रहे हो, वेलोसिटी भी सर सीजीएस में है, तो h का SI क्यों डालने का, h का भी CGS. ठीक है. ये जूल में है, जूल को हटाएंगे तो 10⁷ अर्ज. ठीक है ना. जूल को, ये जूल था, जूल को हटा के 10⁷ अर्ज इधर ही लिख दिया, तो अपना CGS का h का वैल्यू आ गया, CGS का. तो इधर you can now calculate, right? Clear? समझा? सब सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, कैलकुलेशन करना रिलैक्स हो जाएगा, इजी है. नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. अनसर्टेनिटी सुनते ही किसको याद करने का, हाइजेनबर्ग. पर इधर हाँ वेलोसिटी चाहिए कि मोमेंटम, उसके लिए दो फॉर्मूला है वेव. तो उसने मोमेंटम वर्ड यूज कर दिया, खत्म, कहानी खत्म. बराबर. So, very good. क्या very good? Sir, पहले इधर क्या है? Sir, uncertainty in momentum is this. And calculate करना है uncertainty in position. Uncertainty in position calculate करना है. अच्छा, momentum इधर लिख देता हूँ. कितना है? 10⁻³ CGS यूनिट है. तो इधर H को CGS में CGS में दिस -34 और ये +7 मतलब -27 CGS में. दिस इज 6.63 इंटू 10⁻27 लेना है. प्लीज मेक श्योर दैट CGS यूनिट देख के हमने किया ये 4 इंटू 3.142. बराबर. कैलकुलेशन करो यार. चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स और ये 6.63 अपॉन 4 इंटू 3.14 10⁻27 अपॉन में गया -3. तो बेसिकली हो सकता है तो यही देख के आंसर सिलेक्ट कर लेने का और इधर थोड़ा सा देख लेने का. दिस इज 3 2 और 2/4 इज 0.5 लाइक फास्ट लेवल पे. क्लियर ना. मैं तो फास्ट लेवल पे ऐसे करता हूँ, आपको जैसे करना है ऐसे करो, मैंने मेरा बता दिया, राइट. सो अनसर्टेन इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों दिया है. कैलकुलेट द मास ऑफ एन पार्टिकल. अनसर्टेनिटी देखते ही भाइयों, और दिस इज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला. दिस इज h अपॉन 4πm. हाँ m. तो अनसर्टेनिटी सर SI यूनिट, SI यूनिट, H इज SI यूनिट में सब पता है. और अभी तो आपको पता है ना ये यार, ये पूरा पता ही है ना आपको. क्या है याद रखने बोला था मैंने, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन बेटा. दिस इज what h upon 4π. this is -0.5 to 7 into 10⁻34 in SI because ये 34 है ना इसके लिए. अपॉन ये m, अभी हम कैलकुलेट हो जाएगा फटाक से. m इधर वो उधर,
तो 0.527 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.27 इंटू -34 कैंसिल, क्या बात है। और ये पॉइंट आगे करेंगे, यू नो दैट 5.27 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 5.27, 10⁻⁻1 मतलब 0.1। ओ भाई ऐसा यूनिट है तो मास इन किलोग्राम रहेगा। एकदम डन, सिंपल है बेटा। हाँ, प्रैक्टिस करो, बराबर नोट डाउन करो एंड विल गो विद अहेड।